हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIC 104, दैट इज सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड्स कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए वो करना है क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे अपना सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे BHIC 104, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी कोड आपको यहाँ पे सर्च करके उसके भी आप गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से गेस्ट पेपर से अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, आते हैं अपने आज के सेशन के ऊपर। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं, रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन द राइज ऑफ शिया इस्लामिक सेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस्लामिक सेक्ट के अंदर एक शिया है और एक सुन्नी इस्लामिक सेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शिया इस्लामिक सेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, एग्जामिन करने वाले हैं कैसे उसके राइज हुए। सो द शिया सेक्ट इज़ वन ऑफ द टू मेजर ब्रांचेज ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के दो जो मुख्य ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, उसमें से एक कौन है? शिया सेक्ट है। द अदर बीइंग सुन्नी सेक्ट इस्लाम। ठीक है, एक और जो है वो क्या है? सुन्नी इस्लाम, जैसा कि हमने भी बताया। ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ शिया इस्लाम कैन बी ट्रेस्ड टू द डिस्प्यूट ओवर द सक्सेशन ऑफ प्रोफेट मुहम्मद आफ्टर हिज डेथ इन 632 CE। तो जो शिया इस्लाम का जो ऑरिजिन हुआ, ठीक है, उदय, या फिर कहेंगे कि कैसे ये आया, ठीक है, जन्म इसका कैसे हुआ, ठीक है, तो इसको माना जाता है कि जो डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है, कि कौन आगे का उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, जब प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु हुई, ठीक है, जब उनकी डेथ हुई 632 सेंचुरी, तो उसके बाद हुआ कि कौन अगला इनका सक्सेसर बनेगा। ठीक है, तो उसके डिस्प्यूट के ऊपर ये नया एक ऑरिजिन आया शिया इस्लाम का। द टर्म शिया कम्स फ्रॉम द शयत अली, मीनिंग द पार्टी ऑफ अली। तो ये जो टर्म शिया है ये कहाँ से आया है? शयत अली से आया है, जिसका मतलब होता है पार्टी ऑफ अली। ठीक है, अब शिया इस्लाम का जो ऑरिजिन है उसको समझते हैं। सो द आफ्टर द प्रोफेट डेथ a section of Muslims believe that leadership of Muslim community should remain within the Prophet family। तो जैसे ही प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु होती है उसके बाद कुछ जो मुस्लिम लोग होते हैं, कुछ जो उनके सेक्शन होते हैं, ठीक है, भाग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मानते हैं कि जो लीडरशिप होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम समुदाय का, वो रहना चाहिए प्रोफेट के परिवारों के पास ही। ठीक है, जो प्रोफेट की एक चली आ रही है, ठीक है, उन्हीं के परिवार के पास होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी का लीडरशिप। दे सपोर्ट अली इब्न अबी तालिब। ठीक है, तो वो अली इब्न अबी तालिब को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, द प्रोफेट्स कज़न, जो प्रोफेट्स के कज़न होते हैं, एंड सन इन लॉ एज द राइटफुल सक्सेसर, जो प्रोफेट्स के कज़न होते हैं और सन इन लॉ होते हैं। ठीक है, और उनको वो राइटफुल सक्सेसर मानते हैं। हाउएवर अदर मुस्लिम्स एक्सेप्टेड द इलेक्शन ऑफ अबू बकर एज द कैपिटल फर्स्ट कैलिफ। ठीक है, सो जबकि दूसरे जो होते हैं मुस्लिम्स, जो और जो सेक्शन होते हैं मुस्लिम्स के और जो लोग होते हैं,
वो मानते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, अबू बकर को पहला कैलिफ यहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है। तो कैलिफ इसको खलीफा भी कहते थे, ठीक है। दिस डिसएग्रीमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द फॉर द डिवीज़न बिटवीन सुन्नी एंड शिया मुस्लिम्स। और यही जो डिसएग्रीमेंट होता है, यहाँ पे जो असहमति आता है दोनों के बीच में, कुछ मुस्लिम्स मानते हैं कि यहाँ पे प्रोफेट के परिवार को ही बनाना चाहिए, जैसे उनके जो कज़न होते हैं या फिर जिनको सन इन लॉ भी कह सकते हैं, दामाद कह सकते हैं, ठीक है, तो उनको बनाना चाहिए राइटफुल सक्सेसर। वही दूसरे कहते हैं कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे अबू बकर को बनाना चाहिए जो कि पहला खलीफ बनना चाहिए। तो इसके वजह से जो डिसएग्रीमेंट यहाँ पे आता है, इसके वजह से यहाँ पे मुस्लिम्स जो है डिवाइड हो जाते हैं सुन्नी और शिया में, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट डीपेंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ अली एंड रीच्ड अ टर्निंग पॉइंट विथ द martyrdom of his son हुसैन इब्न अली एट द बैटल ऑफ करबाला इन 680 सी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा गहरा तब हो जाता है जब अली का शासन आता है और एक टर्निंग पॉइंट लेता है जब उनके बेटे हुसैन इब्न अली की मृत्यु होती है, शहीदगी होती है, जो बैटल ऑफ करबाला में होती है 680 सेंचुरी में। दिस इवेंट बिकेम सेंट्रल ऑफ शिया आइडेंटिटी एंड रिलीजियस थाट्स। और ये जो घटना होती है ये केंद्र बन जाती है शिया की अपनी पहचान के लिए, ठीक है, और उनके धार्मिक विचारों के लिए। तो यहाँ से इसका उदय होता है, जन्म होता है कह सकते हैं। अब कैसे ये धीरे धीरे डेवलप करता है, ठीक है, फैलता है, ये देखते हैं। राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ शिया सेक्ट। ओवर टाइम डिफरेंसेज रिगार्डिंग द सक्सेशन ऑफ इस्लाम दैट इज रिलीजियस लीडर्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ वेरियस शिया सेक्ट्स। तो समय के अनुसार धीरे धीरे समय बदलते जाता है, बढ़ते जाता है आगे, उस तरह से और भी अलग अलग यहाँ पे जो सक्सेशन होते हैं इस्लाम्स के, जैसे कि उसके जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको लेकर के और भी यहाँ पे अलग अलग शिया सेक्ट्स के अंदर इमर्जेंस देखने को मिलता है। फर्स्ट इज द 12 शियाज। सो दे बिलीव इन अ लाइन ऑफ 12 इस्लाम्स डिसेंडेंट्स फ्रॉम अली। तो यहाँ पे ये विश्वास करते हैं एक लाइन के ऊपर कि जो 12 इस्लाम्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ से हैं, अली के डिसेंडेंट्स से हैं, ठीक है। दे फॉर्म द लार्जेस्ट शिया ग्रुप टुडे एंड आर डोमिनेंट इन ईरान एंड पार्ट्स ऑफ इराक एंड लेबनान। उन्होंने एक बहुत बड़ा शिया का ग्रुप को बनाया, ठीक है, जो कि आज देखने को मिलता है हमको, उनका डोमिनेंट ईरान में और इराक के पार्ट में कुछ और लेबनान में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको शिया मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा देखने को मिलता है। सेकेंड इज इस्माइलीज। द इस्माइलीज split after the death of the 6th Imam, accepting Ismail as the rightful successor. So the Ismailis जो थे, ठीक है, ये स्प्लिट होते हैं कब, जो 6th इमाम होते हैं उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। और ये इस्माइली जो हैं वो एक राइटफुल सक्सेसर अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। दे लेटर इस्टेब्लिश द पावरफुल फातमिद कैलिफेट। और बाद में वो स्थापित करते हैं एक ताकतवर, ठीक है, फातमिद खलीफेट को, ठीक है, कैलिफेट मतलब वही खलीफा, ठीक है। नेक्स्ट इज द जियादीज। द जियादीज इमर्ज्ड इन येमेन एंड फॉलोड जैद इब्न अली। जो जियादीज होते हैं इनका इमर्जेंस देखने को मिलता है येमेन में, और ये जैद इब्न अली को फॉलो करते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। देयर बिलीव्स आर क्लोजर टू सुन्नी इस्लाम कंपेयर टू अदर शिया सेक्ट्स। इनके जो विश्वास होते हैं, मानने होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा सुन्नी इस्लाम्स के क्लोज होती है, यानी उनके चीज़ों को ज़्यादा ये फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू शिया सेक्ट्स। अब इसके क्रिटिकल एग्जामिनेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। द राइज ऑफ शिया सेक्ट्स हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिक्वेंसेज। तो इसके कुछ पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज भी देखने मिलते हैं, कुछ नेगेटिव भी पार्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो क्या है पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्या है नेगेटिव एस्पेक्ट, ये हम समझेंगे। सो द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज, फर्स्ट इज द प्रिजर्व्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेट्स फैमिली। प्रोफेट्स के जो परिवार थे, ठीक है, उनके इंपॉर्टेंस को इन्होंने प्रिजर्व किया, संरक्षित किया, बचाया। सेकेंड, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इस्लामिक थियोलॉजी, फिलॉसफी एंड लिटरेचर। तो जो भी यहाँ पे इस्लामिक थियोलॉजी है, थियोलॉजी मीन्स जो सिद्धांतवादी है, ठीक है, फिलॉसफी है, ठीक है, उनकी जो विचारधाराएँ हैं, लिटरेसी है, जो साहित्य है, ठीक है, उनको ये क्या किया, कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, लगातार। नेक्स्ट इज promoted resistance against unjust rulers and emphasized social justice। तो जो यहाँ पे अनजस्ट रूलर्स थे, ठीक है, यानी कि वैसे रूलर्स जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे, वैसे जो थे उनके खिलाफ हमेशा इन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस दिखाया है, ठीक है, ओके। और
हमेशा सोशल जस्टिस बनाने की कोशिश की है कि समाज में क्या हो, न्याय सबको मिले। अब इसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट इज पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स टर्न इनटू रिलीजियस डिविजन्स वीकनिंग मुस्लिम यूनिटी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से रिलीजियस डिवीजन होता है, आपके जो इस्लाम्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं शिया एंड सुन्नी सेक्ट में, जिससे वजह से आपका मुस्लिम यूनिटी वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। सेकेंड इज सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लेड टू वायलेंस एंड इनस्टेबिलिटी। अब यहाँ पे जैसे कि ये सेक्ट में अपने बटे गए हैं, शिया सेक्ट अलग है, सुन्नी सेक्ट अलग है, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स आने की वजह से वायलेंस और इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, कई सारे झगड़े होते हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, ठीक है, और इनस्टेबिलिटी आती है, यानी कि जो स्थिरता होती है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज डिफरेंसेज अमॉन्ग शिया सेक्ट्स देमसेल्व्स क्रिएटेड फर्दर फ्रैगमेंटेशंस। अब यहाँ पे शिया सेक्ट्स में कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कि आगे चलकर और इनके टुकड़े कहीं ना कहीं देखने को मतलब क्रिएट करता है, ठीक है, कि और ये अलग अलग हिस्सों में बंटने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ निगेटिव भी पॉइंट हम देखते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं द राइज ऑफ शिया इस्लामिक सेक्ट वाज रूटेड इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिसएग्रीमेंट्स ओवर लीडरशिप आफ्टर प्रोफेट मोहम्मद डेथ। तो जो शिया जो सेक्ट आया या फिर शिया इस्लामिक सेक्ट जो आया, उसका मेन जो कारण था वो क्या था कि जब प्रोफेट मोहम्मद की जो मृत्यु होती है, ठीक है, उसके बाद धर्म और राजनीति को लेकर के जो आपसी मतभेद होता है, ठीक है, मुसलमानों के बीच में या फिर जो इस्लामिक समुदाय के लोगों के बीच में, उसके वजह से यहाँ पर कि कौन उनका आगे का जो लीडर बनेगा, उत्तराधिकारी आएगा, ठीक है, इसको लेकर के जो आपसी मतभेद होते हैं, उसके वजह से शिया जो है इस्लामिक सेक्ट वो उभर के सामने आता है। ओवर टाइम these differences evolved into distinct sects which with unique beliefs and tradition। और समय के साथ साथ क्या होता है, ये और बढ़ते जाता है और इसमें भी बदलाव होने लगते हैं और ये अलग अलग अपने सेक्ट्स को मानने लगते हैं, उनके अपने अपने यूनिक बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। While Shia movements enriched Islamic civilization and thoughts, they also contributed to sectarian divisions that continue to influence the Muslim world today। जबकि यहाँ पे जो शिया का जो मूवमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस्लामिक के सिविलाइजेशन और विचारों को कहीं ना कहीं मतलब भरे पूरे रखते हैं, ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है सेक्टेरियन डिवीज़न में, और वो आज भी पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं मुस्लिम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो शिया इस्लामिक सेक्ट है वो उनका उदय हुआ, वो आए उभर करके सामने, और कैसे वो आज भी पूरे मुस्लिम समुदाय को कंट्रोल कर रहे हैं, उन पे अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है, पूरे विश्व भर में। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट कर लिया, डिस्कस कर लिया। सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्क्राइब द राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी अंडर द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के समय में किस तरह से जो क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है, जो ये धर्म होता है ना क्रिश्चियन धर्म, ठीक है, वो कैसे फैला, कैसे उसका उदय हुआ, ये देखेंगे। सो द क्रिश्चियनिटी बिगिन इन द फर्स्ट सेंचुरी सी इन द रोमन एम्पायर। तो क्रिश्चियनिटी का जो आरंभ हुआ था वो प्रथम, ठीक है, शताब्दी, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, रोमन एम्पायर के अंदर। इट वाज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट हु वाज बॉर्न इन जूडिया, अ प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ये आधारित था जो जीसस क्राइस्ट थे उनके, ठीक है, उनके सीख के ऊपर, ठीक है, मतलब जो वो सिखाए थे, उनके टीचिंग्स जो थे, ठीक है, शिक्षा जो थी उसके ऊपर, जिनका जन्म जूडिया में हुआ था, जो एक प्रोविंस होता था रोमन एम्पायर का। जीसस टाउट पीपल अबाउट लव, काइंडनेस, फॉरगिवनेस एंड फेथ इन वन गॉड। जीसस ने सिखाया लोगों को प्यार के बारे में, ठीक है, काइंडनेस, ठीक है, भलाई करने के बारे में, फॉरगिवनेस, माफ़ करने के बारे में, और विश्वास रखने के बारे में सिर्फ एक भगवान के ऊपर। हिज टीचिंग्स अट्रैक्टेड मेनी फॉलोअर्स। उनके जो सीख थे, ठीक है, जो उन्होंने सिखाया लोगों को, उसके वजह से बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बने। आफ्टर हिज डेथ हिज डिसिपल्स कंटिन्यू टू स्प्रेड हिज मैसेज। उनकी मृत्यु के बाद जो उनके डिसिपल्स थे, यानी कि उनके जो भी आगे के, ठीक है, फॉलोअर्स थे, ठीक है, भक्त थे, ठीक है, वो क्या किए, उनके जो भी मैसेज थे उनको कंटिन्यू करते रहे फैलाना, ठीक है, उनके मैसेज को आगे फैलाते रहे। अब देखेंगे एक एक करके। अर्ली ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी, कैसे ग्रोथ होता है क्रिश्चियनिटी का शुरुआत में, ठीक है। सो इन द बिगिनिंग क्रिश्चियंस वेयर अ स्मॉल ग्रुप। शुरुआत में क्या थे, क्रिश्चियंस जो थे वो एक बहुत ही छोटे समुदाय के लोग थे, छोटे मतलब बहुत ही छोटे ग्रुप में थे, ठीक है। दे मीट सीक्रेटली एंड वर्शिप टुगेदर। वो आपस में बहुत ही मतलब सीक्रेटली मिलते थे, छुप छुपा के, ठीक है, और
आपस में प्रेयर करते थे, वर्शिप करते थे। मेनी पुअर पीपल, स्लेव्स, वुमेन एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स वेयर अट्रैक्टेड टू क्रिश्चियनिटी बिकॉज इट प्रीच्ड इक्वालिटी एंड होप फॉर ऑल। बहुत सारे यहाँ पे गरीब लोग, ठीक है, जो गुलाम होते थे, महिलाएं हो गई या फिर जो आम नागरिक होते थे, वो आपस में मिलते थे और वो सब अट्रैक्ट होते थे क्रिश्चियनिटी से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी की बात की जाती थी और एक भगवान में मतलब कि यहाँ पे एक आस होता था, लोगों को उम्मीद होती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पर ये लोग, इसको इक्वालिटी जब मिलता था तो लोग यहाँ पे इसके प्रति अट्रैक्शन होता था लोगों को। क्रिश्चियंस बिलीव्स दैट एवरीवन वाज इक्वल इन द आई ऑफ गॉड एंड दैट देयर वाज लाइफ आफ्टर डेथ। क्रिश्चियंस जो थे वो मानते थे कि क्या है, सब लोग एक समान हैं भगवान के नज़र में और एक लाइफ है डेथ के बाद, ठीक है। सो द अपोस्टल्स स्पेशली सेंट पॉल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे जो इनके जो, ठीक है, संत होते हैं, संत जो होते हैं, संत पॉल, ठीक है, इनका बहुत ही अहम रोल हो जाता है क्रिश्चियनिटी को फैलाने में। पॉल ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर इंक्लूडिंग ग्रीस, एशिया मिनोर एंड रोम टू प्रीच द टीचिंग्स ऑफ जीसस। पॉल जो होते हैं वो रोमन एम्पायर के कई सारे अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, घूमते फिरते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, जहाँ पे वो ग्रीस जाते हैं, एशिया मिनोर जाते हैं, रोम जाते हैं, ठीक है, और जो भी जीसस क्राइस्ट के जो भी टीचिंग्स हैं उसको वो प्रीच करते हैं, सब जगह पहुँचाते हैं, फैलाते हैं। He established churches and wrote letters to guide Christians communities। वो चर्च बनवाते हैं, ठीक है, और चिट्ठियाँ लिखते हैं कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को गाइड कर सके जिससे, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं, persecution by Roman rulers। So at first Roman rulers did not accept Christianity। तो शुरुआत में तो रोमन रूलर जो होते हैं वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Christians refused to worship the Roman emperor as a god, विच वॉज सीन एज डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। तो क्रिश्चियंस क्या होते हैं, क्रिश्चियन जो होते हैं वो मना करते हैं कि हम जो रोमन के जो शासक हैं, इम्पेरर हैं, उनको हम भगवान की तरह पूजा नहीं करेंगे, उससे वो मना कर देते हैं, ठीक है, वर्शिप करने से वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से दिखता है कि वो लोग क्या हैं, डिसलॉयल्टी दिखाते हैं स्टेट के प्रति, ठीक है, कि उनकी जो है वो एक लॉयल्टी यहाँ पे नहीं शो होती है, ठीक है। अगर आप लॉयल हो तो आप क्या करोगे, रोमन के जो एम्पेरर हैं उनको भगवान की तरह उनके सामने सर झुकाओगे, सजदा करोगे, ठीक है, बट वो यहाँ पे उनकी डिसलॉयल्टी शो करता है। एज ए रिजल्ट मेनी क्रिश्चियंस वेयर प्रोसिक्यूटेड, अरेस्टेड एंड समटाइम्स एक्सिक्यूटेड। जिसके फलस्वरूप बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे उनको बंदी बना दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और कभी कभी उनको मतलब फांसी दे दी जाती है या फिर एक्सिक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। डिस्पाइट दिस सफरिंग्स द फेथ कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बिलीवर्स रिमेन कमिटेड टू दियर रिलीजन। इतने सफरिंग्स के बाद, ठीक है, इतने मतलब उनके साथ जो घटनाएं घटती है इसके बावजूद उनका जो विश्वास होता है वो नहीं डगमगाता है और वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उनके जो मानना था कि उनका जो भगवान के प्रति अपना कमिटमेंट है वो अभी भी जारी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, अब क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल जाता है। मेजर टर्निंग पॉइंट केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, ठीक है। तो जब कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट का जब शासन आता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है। इन 313 CE he issued the Edict of Milan which granted religious freedom to Christians। वो 313 सेंचुरी में क्या करते हैं, इशू करते हैं एडिक्ट ऑफ मिलान, ठीक है, जहाँ पर वो ग्रांट कर देते हैं कि सभी को क्या होना चाहिए, सभी को रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, क्रिश्चियंस को, कि वो मतलब अपने धर्म को अपनाएं। क्रिश्चियनिटी वाज नो लॉन्गर इलीगल एंड चर्चेज कुड बी बिल्ड ओपनली। अब क्रिश्चियनिटी जो है वो कोई भी इलीगल चीज़ नहीं रह गया था और चर्चेज को सबके लिए खोल दिया गया, ठीक है, मतलब बनाया गया ओपनली, ठीक है। लेटर एम्पेरर थियोडोसिस फर्स्ट मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पेरर इन 380 CE। और बाद में जो अगले एम्पेरर आए, शासक आए, थियोडोसिस फर्स्ट प्रथम, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया रोमन एम्पायर के अंदर 380 CE में। दिस ग्रेटली इंक्रीज इट इन्फ्लुएंस एंड पॉपुलैरिटी। और ये क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके इन्फ्लुएंस को, ठीक है, बढ़ाता है और पॉपुलैरिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट हो गया और वो फैलना शुरू कर गया। अब इसका फैलाव कैसे होता है पूरे एम्पायर के अंदर वो देखते हैं। सेवरल फैक्टर्स हेल्प क्रिश्चियनिटी स्प्रेड अक्रॉस द रोमन एम्पायर। कुछ जो फैक्टर्स थे उन्होंने मदद किया क्रिश्चियनिटी को पूरे रोमन एम्पायर में फैलाने में। द एम्पायर हैड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड सी रूट्स मेकिंग ट्रैवल्स
ईजियर फॉर मिशनरीज। एम्पायर के अंदर बहुत सारे नेटवर्क होते थे, ठीक है, चाहे वो सी रूट हो या फिर रोड का रूट हो, ठीक है, जिससे कि आसानी हो जाती थी आना जाना लोगों का, ठीक है, जो मिशनरीज होती थी उनका, ठीक है। द कॉमन यूज ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज हेल्प पीपल कम्युनिकेट द क्रिश्चियंस मैसेज। सो यहाँ पे जो कॉमन लैंग्वेज होती थी, जो ग्रीक की होती थी, लैटिन लैंग्वेज होती थी, ठीक है, वो मदद करती थी लोगों को आपस में बात करने में। जो भी क्रिश्चियंस के जो मैसेज होते थे उनको आसानी से वो कम्युनिकेट कर पाते थे। द सपोर्ट ऑफ रोमन एम्पेयर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ चर्चेज ऑल्सो स्ट्रेथन द रिलीजन। और यहाँ पे रोमन एम्पायर का जो सपोर्ट मिलता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है चर्चेज के, वो और मजबूत हो जाती है अपने धर्म को लेकर के। तो इस तरह से एक तो पहले जो ट्रैवलर्स आए, जो मिशनरीज आए, उनके वजह से यहाँ पे जो कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो कम्युनिकेट किए, क्रिश्चियंस के जो मैसेज थे वो फैलाए, तो इनसे ये फैलाव हुआ। और ऊपर से जो यहाँ पे चर्चेज बने वो और इसको और मजबूत करते गए, ठीक है, रोमन एम्पायर का जो सपोर्ट मिला, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम इसको बता सकते हैं, इन कंक्लूजन क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड एज अ स्मॉल रिलीजियस मूवमेंट इन द रोमन एम्पायर बट ग्रेजुअली ग्रीव इनटू अ मेजर वर्ल्ड रिलीजन। तो क्रिश्चियनिटी जो शुरुआत में एक छोटा सा धार्मिक, ठीक है, धार्मिक एक मतलब मूवमेंट बन के आया, ठीक है, रोमन एम्पायर के अंदर, लेकिन बाद में ये बहुत बड़ा एक पूरे विश्व के अंदर एक धर्म बन के सामने आया। थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मिशनरीज, द डेडिकेशन ऑफ बिलीवर्स एंड द सपोर्ट ऑफ रोमन रूलर्स, Christianity spread widely and became the official religion of the Roman Empire, shaping the history and culture of Europe and many other parts of the world। तो यहाँ पे मिशनरीज़ के मदद से, फिर जो बिलीवर्स थे उनके डेडिकेशन की वजह से, और जो रोमन रूलर्स थे उनके सपोर्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी जो है वो और ज़्यादा फैला और एक ऑफिशियल रिलीजन बन गया रोमन एम्पायर के अंदर। और ये इतिहास में आकार देता है यूरोप के कल्चर को और साथ ही साथ दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के कई सारे हिस्सों को, यानी कि विश्व में और ज़्यादा जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे क्रिश्चियनिटी जो है वो राइज़ किया, फैला रोमन एम्पायर के अंदर। पहले तो इसको अपनाया नहीं गया, लेकिन बाद में जब इसको अपनाया गया फिर इसको सपोर्ट किया गया मिशनरीज़ की मदद से और जो इनके बिलीवर्स थे उनके मदद से, ये बहुत ज़्यादा फैला और पूरे विश्व भर में अपना प्रभाव डाला और इतिहास को भी मतलब बनाने में अपना मतलब आकार में बनाने में अपना हेल्प किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूडलिज्म, डिस्कस द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म क्या होता है और इसके चीफ कंपोनेंट्स क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। Feudalism was a social, economic and political system that developed in medieval Europe between 9th and 15th century। तो फ्यूडलिज्म क्या है? एक सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक एक तरीका है जो कि डेवलप हुआ था मध्यकालीन यूरोप में 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ एंड पावर। और इस सिस्टम के अनुसार क्या था? जो ज़मीन था, भूमि था, लैंड था, वो मुख्य स्रोत था, चाहे वो पैसा हो चाहे वो ताकत हो उसका, ठीक है। किंग्स ग्रांटेड लैंड टू नोबल्स एंड नोबल प्रोवाइड्स मिलिट्री सर्विसेज एंड लॉयल्टी टू द किंग। जो राजा होते थे वो नोबल्स को क्या करते थे? लैंड देते थे, और लैंड लेने के बाद नोबल्स क्या करते थे? उनके बदले में अपनी मिलिट्री सर्विस और लॉयल्टी राजा को देते थे। द पीपल हु वर्कड ऑन द लैंड कॉल्ड पीजेंट्स और सर्व्स कल्टिवेटेड द फील्ड एंड सपोर्टेड द इंटायर सिस्टम। और ये जो लोग होते थे जो उस लैंड पे काम करते थे उनको पीजेंट्स या फिर सर्व्स कहा जाता था। वो फील्ड्स को कल्टिवेट करते थे और पूरे सिस्टम को सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब क्या होता है फ्यूडलिज्म, इसको हम समझते हैं। फ्यूडलिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच लैंड वाज एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस एंड लॉयल्टी। फ्यूडलिज्म इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है कि एक सिस्टम है जिसके अंदर लैंड को एक्सचेंज किया जाता था मिलिट्री सर्विस और लॉयल्टी के बदले। सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की वेयर ईच ग्रुप हैज स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समाज को एक अलग अलग हायरार्की में बांटा गया था, ऑर्डर में बांटा गया था, जिसमें हर एक ग्रुप के अलग अलग उनके काम निर्धारित किए गए थे, ठीक है। द किंग स्टूड एट द टॉप फॉलोड बाई नोबल्स एंड नाइट्स वेयर while peasants occupied the lowest position। सबसे ऊपर में हम देखते हैं यहाँ पे किंग्स होते थे, उसके बाद नोबल्स या फिर नाइट्स होते थे, ठीक है, और सबसे नीचे में हमारे पीजेंट्स होते थे जो वर्किंग क्लास में आते थे। द सिस्टम हेल्प मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट्स वे वीक। और ये जो सिस्टम होता था ये मेंटेन करता था ऑर्डर और प्रोटेक्शन को उस समय जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर होता था और इस तरह से चीज़ें चलती थी। अब जो चीफ कंपोनेंट्स थे फ्यूडलिज्म के उसको समझते हैं।
फर्स्ट इज द किंग। द किंग वॉज द हाइएस्ट अथॉरिटी इन द फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम के अंदर किंग जो होता था, राजा जो होता था, वो सबसे ऊपर होता था, हायर अथॉरिटी होता था। ही ओन्ड ऑल द लैंड इन किंगडम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ इट टू पावरफुल नोबल्स। उसने सारे जो भी वहाँ पे लैंड्स होते थे, ठीक है, ज़मीन भूमि जो भी था, उन सब पे उनका अधिकार होता था, उनके ही वो अंदर होते थे और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, लार्ज पोर्शंस देते थे पावरफुल नोबल्स को। इन रिटर्न द नोबल्स प्रोमिस्ड लॉयल्टी एंड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग। और बदले में नोबल्स जो होते थे वो उनको लॉयल्टी देते थे, वादा करते थे कि हम आपके प्रति ईमानदार रहेंगे, और साथ ही साथ जब भी कभी राजा को मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो ये नोबल्स प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड इज द लॉर्ड्स एंड नोबल्स। लॉर्ड्स और नोबल्स रिसीव्ड लैंड फ्रॉम किंग। वही अभी जो बात बताए कि जो लॉर्ड्स या फिर जो नोबल्स हो गए, उनको राजा के द्वारा भूमि मिलता था। दे कंट्रोल्ड लार्ज स्टेट्स एंड गवर्न द पीपल लिविंग ऑन देम। उनका जो कंट्रोल था बड़े बड़े स्टेट्स के ऊपर होता था, और वो जो भूमि उनको मिलता था उन पे जो लोग रहते थे उनके ऊपर वो गवर्न करते थे। They also provided soldiers and military assistance whenever the king required it. वो soldiers और अपने military assistance provide करते थे राजा को जब भी उनको उसकी ज़रूरत होती थी। In many cases, nobles has significant power within their territories. और बहुत सारे हमको केसेस में देखने को मिलता है कि नोबल्स के पास अपने कुछ पावर होते थे अपने खुद की टेरिटरीज के अंदर। तो अपने टेरिटरीज के अंदर वो क्या होते थे, बहुत ही शक्तिशाली होते थे, बहुत ही पावरफुल होते थे। नेक्स्ट इज वैसलेज। वैसलेज वाज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर का। ए वैसल वाज अ पर्सन हु रिसीव्ड लैंड फ्रॉम ए लॉर्ड एंड प्रॉमिस्ड लॉयल्टी एंड सर्विस इन रिटर्न। एक वैसल क्या होता था, ये भी एक इंसान होता था जिसको लैंड मिलता था किसी भी लॉर्ड के द्वारा, ठीक है, और वो प्रॉमिस करता था कि वो अपनी लॉयल्टी और सर्विस देगा उसके बदले, उस भूमि के बदले। दिस रिलेशनशिप वॉज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस एंड फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। और ये जो पूरा रिलेशनशिप था वो आधारित था म्यूचुअल ऑब्लिगेशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपसी एक दूसरे के लिए बेनिफिट दिए जा रहे थे, और साथ ही साथ ये फाउंडेशन करता है फ्यूडल सिस्टम का। नेक्स्ट इज द फिल्फ्स। सो ए फिल्फ वॉज अ पीस ऑफ लैंड ग्रांटेड बाई ए किंग और लॉर्ड टू अ वैसल। तो ये क्या होता था, फिल्फ एक ज़मीन का टुकड़ा होता था जिसको राजा के द्वारा या फिर लॉर्ड के द्वारा दिया जाता था वैसल को। द वैसल कुड यूज़ द लैंड एंड कलेक्ट इनकम फ्रॉम इट। वैसल उससे क्या कर सकता है, उस लैंड को यूज़ करके उससे इनकम कलेक्ट कर सकता था। इन एक्सचेंज ही हैड टू परफॉर्म मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, और उसके बदले उसको मिलिट्री या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ करने होते थे। नेक्स्ट इज़ द नाइट्स। नाइट्स वेयर ट्रेंड वॉरियर्स हु सर्व द नोबल्स। नाइट्स क्या होते थे, ये ट्रेंड वॉरियर्स होते थे, ठीक है, जो कि नोबल्स को सर्व करते थे। दे प्रोटेक्टेड द लैंड, फाउट इन वॉर्स एंड मेंटेन्ड सिक्योरिटी। ये जो ज़मीन होता था, भूमि होता था, उसकी रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे। वॉर्स में ये लड़ाइयाँ लड़ते थे और सिक्योरिटी को बनाए रखते थे। इन रिटर्न फॉर दियर सर्विसेज दे वेयर ऑफन गिवन लैंड और फाइनेंशियल सपोर्ट। और अपने सर्विस के बदले उनको या तो लैंड दिया जाता था या फिर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट्स के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट इज पीजेंट्स एंड सर्व्स। पीजेंट एंड सर्व्स वर्कड ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस फूड्स। जो पीजेंट्स होते थे, सर्व्स होते थे, वो उस भूमि पे काम करते थे, ज़मीन पे काम करते थे और फूड को प्रोड्यूस करते थे। सर्व्स वेयर नॉट कम्प्लीटली फ्री एंड वेयर टाइड टू द स्टेट वेयर दे लिव्ड। सर्व्स जो होते थे उनको आज़ादी नहीं होता था, वो फ्री नहीं होते थे, उनको उस स्टेट्स जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से उनको टाई कर दिया जाता था, यानी बांध दिया जाता था, यानी वो उसी स्टेट तक सीमित थे। They paid taxes and provided labor to their lords in exchange for protection and right to cultivate land. तो वो टैक्स देते थे और अपने लेबर को, मतलब जो भी उनसे जो भी वो करते थे, ठीक है, लेबर करते थे, वर्क करते थे, ठीक है, अपने लॉर्ड के लिए करते थे, और उनके बदले उसको लॉर्ड की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता था और ज़मीन पे कल्टीवेशन करने के अधिकार मिलते थे। तो इसके बदले वो अपने टैक्सेस पे करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको देखेंगे कि कंक्लूजन में हम इसको बताएंगे। फ्यूडलिज्म वाज अ लैंड बेस्ड सिस्टम दैट शेप्ड मेडिवल यूरोप सोसाइटी फॉर मेनी सेंचुरीज। फ्यूडलिज्म क्या था, एक लैंड बेस्ड सिस्टम था जो मध्यकालीन यूरोप को आकार देता है, वहाँ के समाज को कई सारे सेंचुरीज तक। इट्स मेन कॉम्पोनेंट्स वेयर द किंग, नोबल्स, वैसल, फिल्फ्स, नाइट्स एंड पीजेंट्स। इसके जो मुख्य कॉम्पोनेंट्स थे, ठीक है, जिनसे ये बना था पूरा, उसमें राजा होते थे, नोबल्स होते थे, वैसल्स होते थे, फिल्स होते थे, नाइट्स और पीजेंट्स होते थे। सबके अपने अपने रोल होते थे। ऑल्दो इट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एंड ऑर्डर, इट ऑल्सो क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी बिकॉज पावर एंड वेल्थ वेयर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू लैंड ऑनर्स। चूँकि
इससे हमको यहाँ पे सिक्योरिटी और ऑर्डर तो प्रोवाइड होता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं समाज में असमानता को भी बढ़ाता था। जैसे कि हम देखते हैं कि पावर और जो वेल्थ है वो कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में, ठीक है, कुछ जो लैंड ऑनर्स थे उन्हीं के हाथ में ये सारे पावर्स और वेल्थ होते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे फ्यूडलिज्म जो था वो मेडिवल यूरोप के अंदर आता है और कई सेंचुरीज तक, शताब्दियों तक ये यहाँ पे बना रहता है और इसके क्या क्या मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्क्राइब द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया। सो यहाँ पे कैसा सोशल स्ट्रक्चर था प्री इस्लामिक अरेबिया का, वो हम देखेंगे। प्री इस्लामिक अरेबिया रेफर्स टू द पीरियड बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी सी। तो इस्लाम के उदय के पहले का जो समय था उसको प्री इस्लामिक अरेबिया कहा गया है। द सोसाइटी ऑफ अरेबिया एट दैट टाइम वॉज मेनली ट्राइबल एंड वॉज बेस्ड ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो जो उस समय अरेबिया का जो समाज था वो खास करके अपने परिवार के ऊपर जो रिश्ते थे, कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उसके ऊपर आधारित था, बेस्ड था। द सोशल स्ट्रक्चर वॉज सिंपल बट स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ट्राइब्स। इनके जो ट्राइब्स होते थे, ठीक है, उससे ये बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है। इनके जो सामाजिक जो भी संरचना थी वो काफ़ी मतलब सिंपल थी, सामान्य थी, लेकिन ये बहुत ही मतलब अपने ट्राइब्स के साथ ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम देखते हैं। द ट्राइब वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। किसी भी समाज के लिए जो उनके ट्राइब्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं। एवरी पर्सन बिलोंग्स टू अ ट्राइब एंड लॉयल्टी टू द ट्राइब वाज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ड्यूटी। तो हर एक इंसान जो होता था वो क्या एक किसी ट्राइब से बिलोंग करता था, ठीक है, और उनके प्रति उनकी लॉयल्टी जो होती थी वो सबसे बड़ी ड्यूटी मानी जाती थी। ट्राइब्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ट्राइब्स उनको एक प्रोटेक्शन देता था, सिक्योरिटी देता था और उनकी पहचान को भी बताता था। ईच ट्राइब वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस एंड फैमिलीज। और हर एक ट्राइब जो था वो छोटे छोटे अपने क्लैंस में और फैमिलीज में बटा हुआ था। इफ़ अ मेंबर ऑफ ए ट्राइब वाज हार्म्ड द इंटायर ट्राइब कंसिडर्ड इट एन इंसल्ट एंड ऑफन शाउट रिवेंज। अगर किसी भी ट्राइब के एक मेंबर को कोई हानि पहुंचती थी तो वो पूरा ट्राइब जो था वो उसको इंसल्ट के रूप में लेता था और रिवेंज के लिए तैयार रहता था। दिस सिस्टम हेल्प्ड मेंटेन यूनिटी बट ऑल्सो लेड टू फ्रीक्वेंट ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। ये सिस्टम जो था वो यूनिटी तो बनाने में बहुत ही मतलब बेहतर था, लेकिन इसकी वजह से कई सारे हमको कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर भी देखने को मिल जाते थे। पोजीशंस ऑफ ट्राइबल चीफ्स। ट्राइबल चीफ्स का क्या पोजीशन था ये देखते हैं। सो ईच ट्राइब वाज लेड बाय अ चीफ नोन एज शेख। हर एक ट्राइब के पास एक उनके चीफ होते थे, मुखिया होते थे, उनको शेख कहा जाता था। द शेख वाज यूजुअली चूजन बिकॉज ऑफ हिज विजडम, ब्रेवरी, जेनरसिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। और शेख को चुना जाता था उनके विजडम, बुद्धि के ऊपर, ब्रेवरी, बहादुरी के ऊपर, जेनरसिटी, लोगों के प्रति उनका कैसा भाव सम्मान है, और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर। ऑल्दो ही हेल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजिशंस ही कुड नॉट रूल लाइक अ किंग। चूँकि उनके पास एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होता था लेकिन वो एक राजा की तरह शासक नहीं कर सकते थे। मेजर डिसीजंस वेयर ऑफन टेकन आफ्टर कंसल्टिंग एल्डर्स एंड रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द ट्राइब। मुख्य जो निर्णय होते थे वो लिए जाते थे बड़े जो लोग होते थे, ट्राइब के अंदर जो लोग होते थे उनसे कंसल्ट करके, ठीक है, खास करके उन लोगों से जो रिस्पेक्टेड मेंबर होते थे ट्राइब्स के, ठीक है। सोशल क्लास की बात करें तो देखते हैं क्या होता है। प्री इस्लामिक अरेबिया सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अगर प्री इस्लामिक अरेबिया सोसाइटी की बात करें तो ये कई सारे अलग अलग सामाजिक ग्रुपों में बटे हुए थे। द नोबल फैमिलीज एंड वेल्दी मर्चेंट्स इंजॉयड हाई स्टेटस। जो नोबल फैमिलीज होती थी या फिर जो वेल्दी मर्चेंट्स होते थे, धनी जो लोग होते थे, ठीक है, वो हाई स्टेटस इंजॉय कर रहे थे। ट्रेडर्स स्पेशली इन द सिटीज़ लाइक मेक्का बिकम रिच थ्रू ट्रेड। जो व्यापारी थे वो खास करके जो मेक्का शहर के व्यापारी थे वो और ज़्यादा रिच हो गए थे ट्रेड की वजह से। बिलो देम वेयर ऑर्डिनरी ट्राइब्समैन, क्राफ्ट्समैन एंड लेबरर्स। उनके नीचे जो थे वो ऑर्डिनरी ट्राइब्समैन होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे या फिर लेबरर्स होते थे। स्लेव्स ऑक्युपाइड द लोवेस्ट पोजीशन इन सोसाइटी। जो स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, उनका जो स्थान था वो समाज में सबसे नीचे होता था। मेनी स्लेव्स वेयर प्रिजनर्स ऑफ वॉर और पीपल बाउट एंड सोल्ड इन द मार्केट। बहुत सारे जो गुलाम थे वो या तो किसी वॉर से लाए गए प्रिजनर्स होते थे, कैदी होते थे, या फिर उनको बेचा खरीदा गया होता था मार्केट से, वो होते थे। दे हैड वेरी फ्यू राइट्स एंड वेयर ऑफन ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। उनके पास बहुत ही कम और ना के बराबर अधिकार होते थे और उनके साथ व्यवहार किया जाता था एक प्रॉपर्टी के रूप में, ठीक है। स्टेटस ऑफ वोमेन। महिलाओं की क्या स्थिति थी ये देखते हैं। वोमेन जनरली हैड अ लो पोजीशन इन सोसाइटी।
महिलाओं की भी जो पोजीशन थी सोसाइटी में वो काफ़ी नीचे होती थी। दे हैड लिमिटेड राइट्स इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, मैरिज एंड प्रॉपर्टी। उनके पास भी बहुत ही कम ही अधिकार थे, ठीक है, चाहे वो उनकी इनहेरिटेंस के बारे में हो, विवाह के बारे में हो या फिर प्रॉपर्टी के बारे में हो। इन सम ट्राइब्स द बर्थ ऑफ ए डॉटर वाज कंसिडर्ड अ बर्डन। कुछ ट्राइब्स के अंदर तो अगर महिला नहीं यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, लड़की अगर जन्म लेती थी तो उसको एक बर्डन, बोझ के रूप में देखा जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी किलिंग न्यू बॉर्न गर्ल एग्जिस्टेड इन सर्टेन एरियाज। तो जहाँ पे हम भ्रूण हत्या जो बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अगर नई बच्ची जो हुई है, ठीक है, जो गर्ल हो रही है तो उसको यहाँ पे मार दिया जाता था, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। हाउएवर द स्टेटस ऑफ वुमेन वैरिड फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब एंड सम वुमेन फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज इंजॉयड रिस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस। जबकि जो स्थिति थी महिलाओं की वो अलग अलग ट्राइब में अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ जो महिलाएं थी वो जो बहुत ज़्यादा धनी परिवार से आती थी उनको कई ज़्यादा इज्जत मिलता था और उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा फैलता था, ठीक है। कैसा इकोनॉमिक लाइफ और अर्बन सोसाइटी था ये देखते हैं। द पीपल ऑफ अरेबिया वेयर मेनली ट्रेडर्स, हर्डर्स एंड फार्मर्स। तो अरेबिया के जो लोग थे वो खास करके जो ट्रेडर्स होते थे, हर्डर्स होते थे और फार्मर्स होते थे। सिटीज सच एज मक्का एंड मदीना बिकेम इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर्स। यहाँ पे मक्का एंड मदीना जो होते थे वो इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर्स होते थे। मर्चेंट्स गेन वेल्थ एंड सोशल प्रेस्टीज थ्रू ट्रेड एंड नेबरिंग रीजन्स। जो मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, वो काफ़ी धन और अपना सोशल प्रेस्टीज बनाते थे अपने ट्रेड और नेबरिंग रीजन्स की वजह से। तो ये काफ़ी हद तक अपने आप को सोसाइटी में एक अच्छे पोजीशन पे होते थे मर्चेंट्स, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया वाज बेस्ड ऑन ट्राइब्स, फैमिली टाइज एंड सोशल हायरार्की। जो सामाजिक जो संरचना थी प्री इस्लामिक अरेबिया के, ठीक है, वो आधारित थी उनके ट्राइब्स के ऊपर, फैमिली टाइज के ऊपर यानी कि जो परिवारों के आपसी जो संबंध थे उनके ऊपर, और सोशल हायरार्की के ऊपर, समाज में किसके क्या काम है, कैसे ऑर्डर है, ठीक है, क्या पोजीशन है। ट्राइबल लॉयल्टी एंड द अथॉरिटी ऑफ द शेख, सोशल इनइक्वालिटी एंड द वीक पोजीशन ऑफ वुमेन वेयर द इट्स मेन फीचर। तो जैसे ट्राइबल की एक लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है, आप जिस ट्राइब को हो उस ट्राइब के प्रति आपकी लॉयल्टी हो, ठीक है। शेख की जो अथॉरिटी होती थी, शेख जो होते थे उस ट्राइब के मुख्य होते थे, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी इससे बढ़ता था, ठीक है, और एक वीक पोजीशन देखने को मिलता है वुमेन का। ये सारे इसके मुख्य फीचर थे। दिस ट्राइबल सोसाइटी लेटर अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम। ये जो ट्राइबल सोसाइटी है वो बाद में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बदल जाता है जब इस्लाम का उदय होता है। विच इम्फेसाइज इक्वालिटी, जस्टिस एंड ब्रदरहुड, जो फैलाता है इक्वालिटी, समानता को, जस्टिस, न्याय को, और ब्रदरहुड, भाईचारे को। तो इस तरह से इस्लाम आने के बाद ये सारी चीज़ें बदल जाती है। तो प्री इस्लामिक अरेबिया में हमने देखा कि किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, फैमिली टाइज होते हैं, ठीक है, और सोशल हायरार्की, ये सारे अपने अलग अलग फीचर्स हमने देख लिया। तो इस तरह से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए अपने सब्जेक्ट कोड BHIC 104 के। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपके क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो आपको इसे लाइक कर देना है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है आप उसे हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पे बाई नाउ पे जाकर के इसको आप परचेज कर लोगे। किसी दूसरे सब्जेक्ट के आपको गेस्ट पेपर परचेज करने हैं उसे भी आप यहाँ पे सर्च कोर्स पे इंटर करके आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपने एग्जाम दीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।